परमाणु डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की वार्ता शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। तीसरे दौर की इस बातचीत में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों ही देशों ने भविष्य में फिर से मिलने का वादा भी किया। इस वार्ता के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। लेकिन इसी दौरान दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण विस्फोट ने हलचल मचा दी है, जिसने वार्ता की गंभीरता के बीच माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्ता के बाद राज्य टीवी से कहा कि दोनों पक्षों ने पूरे दिन लिखित बिंदुओं का आदान प्रदान किया और इस बार बातचीत के पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर और केंद्रित रही। अमेरिकी मध्यस्थ स्टीव विटकॉफ से जुड़े सूत्र ने भी बातचीत के खत्म होने की पुष्टि की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने वार्ता को सकारात्मक और उत्पादक बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि अभी भी काफी काम बाकी है और अगली बातचीत यूरोप में जल्द होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी बातचीत के सकारात्मक और परिणामों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान के बाद आधार पर एक समझौते की साझा आकांक्षा को पहचाना है। उन्होंने बताया कि मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और तकनीकी चिंताओं पर चर्चा हुई और अगली उच्च स्तरीय बैठक की अस्थायी रूप से 3 मई को योजना बनाई गई है। इससे पहले मस्कट और रोम में भी इसी तरह की 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। लेकिन तीसरे दौर की वार्ता के दौरान बंदर अब्बास के शाहिद राजा पोर्ट पर एक बड़े विस्फोट ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेनर यार्ड में ज्वलनशील सामग्री होने की वजह से ये विस्फोट हुआ है। हालांकि तेल और गैस इंडस्ट्री से जुड़े किसी कारण को खारिज कर दिया गया है। वहीं एक निजी सुरक्षा कंपनी ने उस पोर्ट पर मिसाइल रसायन से जुड़े एक शिपमेंट की मौजूदगी की बात कही है। बता दें आपको, इस परमाणु वार्ता का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और इसके बदले उस पर लगाए गए कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना है। गौरतलब है कि 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा तरीके से खुद को अलग कर लिया था, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस बार ट्रंप ने वार्ता में प्रगति की उम्मीद जताई है, लेकिन आपको बता दें, ट्रंप ने एक चेतावनी ये भी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रहेगा। वहीं ईरानी जनता भी आशावादी है कि वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं और ईरान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे वार्ता कब और कहां होती है और ये जो इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील चल रही है उसका अंत कहां होता है। हुतियों ने पहली बार इसराइल को एक ऐसी चुनौती दी है जिसके लिए अब इसराइल में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी अटैक के बाद सनम लाशों का ढेर लगा है। सड़कों पर लोग सतर्क हैं और डर है कि कहीं फिर से अमेरिकी जेट बमबारी ना कर दें। लेकिन दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतरकर हुतियों को समर्थन भी दे रहे हैं कि वे इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाएं। बुधवार को हुती ग्रुप ने इसराइल पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से तगड़ा हमला बोला, जिसे दावे के मुताबिक आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि आयरन डोम ने हुती मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया था। इन खबरों को साइड में रखकर अगर केवल इस बात पर फोकस करें कि हुतियों की मिसाइल की डिस्टेंस कहां तक थी, यानी ये रेंज कितनी थी, तो आंकड़े ही इसराइल की टेंशन का कारण बन चुके हैं। दरअसल अभी तक हुती ग्रुप की ओर से मिसाइलों को तेल अवीव तक ही दागी जाती थी, लेकिन अब यह दूरी एकदम से बढ़कर हाइफा तक जा पहुंची है। गूगल मैप पर संभावित दूरी अगर देखी जाए तो यह करीब 2600 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है। यानी दावे के मुताबिक इसके लिए लंबी रेंज की मिसाइलों की जरूरत होगी। ऐसे में बाद में हुती प्रवक्ता ने भी दावा किया कि उन्होंने हाइफा को निशाना बनाने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि हुती ग्रुप पहले भी इस तरीके के दावे कर चुका है, लेकिन हाइफा के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था।
इस्राएली सेना के मुताबिक यह उत्तरी इसराइल तक पहुंचने वाली पहली पुष्टि की गई मिसाइल थी। यही कारण है कि इसराइल अब इस बात से परेशान है कि आखिर हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें हूतियों के पास कैसे आ गई। हूतियों का दावा है कि उनके पास इससे भी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, जो ज्यादा घातक होने के साथ ही लंबी रेंज में तबाही मचा सकता है। हूती ग्रुप की ओर से बुधवार को खुद यमन से संचालित इस ग्रुप के ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। लेकिन हूतियों के दावे से इसराइल की तकनीकी पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हां, हूतियों का भी यह दावा है कि इसराइल के आयरन डोम को चकमा देकर ये मिसाइलें इसराइली लक्ष्यों को निशाना बनाने में कामयाब हो गई। ये दावा ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से ईरान ने दावा किया था। यमन में जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद हूती ग्रुप ने इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। इसराइली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। हाइफा शहर के लोकेशन और इतिहास समझिए। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से हूती ग्रुप निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो यमन से सबसे ज्यादा दूर पड़ता है। वहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। सन 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई। इसके बाद यह शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हूती अटैक को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि हाइफा और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी गैलीली क्षेत्र में सुबह 4 बजे सायरन बजने लगे। हाइफा और शेरोन क्षेत्र में इंटरसेप्शन से होने वाले विस्फोटों की आवाजें सुनी गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारों किलोमीटर दूर हूतियों की मिसाइल रेंज अब अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और अहमियत के हामिल इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इसराइली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इसराइल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के जबरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता।
रमजान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे। लेकिन जैसा कि आरोप लगता है, इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमजान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल के मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।